बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है आपकी वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में सुनने वाले और देखने वालों के लिए आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और दुआओं का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे हमारे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये मैं व्लॉग आज दूसरा कर रहा हूँ। हमने सुबह लाइव किया था, उसके बाद ये दूसरा व्लॉग है और ये इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं और पाकिस्तान की मेरा ख़्याल है तारीख बदलने को आ रही है। और ख़ास तौर पे मैंने रीच आउट किया मेरे बहुत ही अजीज और बहुत ही मोहतरम और पाकिस्तान के अजीम तरीन जर्नलिज्म के एक चोटी पे रहने वाले जिहादी जनाब शाहीन सबाई साहब। शाहीन सबाई साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मेरा भी सलाम और आपके सारे सुनने वालों को मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आने का शॉर्ट नोटिस पे। ये मैं पहली चीज दिखाना चाहता हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दोस्त लोग, जिसको जबरदस्त। अब्दुल कादिर कहते हैं मदर ऑफ ऑल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। ये सर जो है बड़ी जो है, ये ऐसे लग रही है कोई बारात है, कोई शादी है। ये तो मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुस्लिम लीग के जलसे होते हैं उससे बड़ी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी ने मुझे कहा मेहदी साहब ये तो अभी मेहंदी है। मैंने कहा किस चीज की मेहंदी? कहते जी जमहूरियत की और इमरान खान की। तो अच्छा। और दूसरी तरफ सर ये दो जो टटपुंजी ही कह सकते हैं, ये पीडीएम वालों ने भी की और बाकायदा धमकी दी। सर बाकायदा धमकी दी इंटरनेशनल मीडिया को कि हम जी। उनको वार्न करते हैं कि खबरदार आपने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की। सर इसके मुतालिक थोड़ी राय देंगे, फिर आपकी जो एक बहुत अंदर की खबर है मैं उसको भी शेयर करना चाहता हूँ जिस पर आपका तज्जिया आते हैं। जी सर। सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में कुछ एक आध दिन लेट हुई, लेकिन ठीक है, हो गई, क्योंकि सारे अभी रिजल्ट आ रहे थे, कंप्लीट नहीं हुए थे और उनको कौन जीता कौन हारा ये सारा अभी टेबुलेशन हो रही थी। लेकिन ये इनको बिल्कुल करना चाहिए था, सारे जीतने वाले अपने लोगों को बुला के उनकी, जिसे कहते हैं ना, रूनुमाई करनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत, हम सब नहीं जानते, नए लोग हैं बिल्कुल। खुद मेरा ख्याल है इमरान खान साहब भी पूरी तरह नहीं जानते होंगे हर एक के नाम। तो इन सबको एक जगह बिठा के शो ऑफ पावर, जिसे कहते हैं, पावर शो करना बहुत जरूरी था। और वो ये हो गया, बड़ी एक किस्म का हो गया सर। हो गया, बिल्कुल हो गया। और उन्होंने बैठ के अपने पूरी पैनल ने जाके जो बातें की हैं उससे कई लोग तो अब ये ट्विटर वगैरह पर इसमें कह रहे हैं कि जी बड़ी तली मची हुई है जीएचक्यू में और बड़े सख्त परेशानी है और ये सब। वो होगी, मगर ये बात इन्होंने अपनी करनी चाहिए थी। और एक उससे अच्छी बात ये है कि अपने बाकी सियासी लोगों को भी मिला के वो, उसके बाद अगला स्टेप इनका ये होना चाहिए कि जितने इनके एलाइज बनते हैं, जेयूआई कहें, जमात इस्लामी कहें, जो भी कहें, उन सबको भी बिठा के पीर पगाड़ा साहब को भी बुला लें या उनके साथ चले जाएं, या उन सबको बिठा के भी एक इस तरह का शो करना चाहिए। तो ये पॉलिटिक्स तो इसी तरह आगे से चलती है और बिल्कुल सही किया इन्होंने और मैसेज दे दिया उनको कि जी हम पावर हैं, अभी हमको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सर ये पीटीआई के एक बहुत चोटी के लीडर ने, बहुत चोटी, मतलब जब तकरीबन चोटी समझ ले, उन्होंने मुझे पैगाम दिया कि ये बाकायदा एक विक्ट्री रैली थी, एक ये बिल्कुल। जीत की रैली थी। ये या इलेक्शन रैली नहीं थी, जीत की थी। और सर बिल्कुल भी जोश व खरोश जो था और जो वहाँ वलवला था और जो खुशी थी और ये सर पाकिस्तान बदल गया। सर लोग कहते, मुझे कहते थे, मैं बार-बार कहता था, लोग कहते थे मेहदी साहब क्या बात है? कहते सर ठीक होगा। मैंने कहा जिस तरह मुझे अपनी मौत का यकीन है सर, इतनी दफ़ा मैंने कहा है। मेरी बीवी कहती है क्यों अपनी मौत को बार-बार याद करते हो? मैंने कहा नहीं, मुझे यकीन है, जितना मुझे अपनी मौत का यकीन है, मुझे पाकिस्तान के अंदर बेहतरी का यकीन है। इस माफ़ी चाहता हूँ सर जिस आदमी ने कोशिश की है, उसकी नीयत देखें, उसका तवक्कुल देखें, उसकी सोच देखें, उसकी कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस देखेंगे। कॉन्फिडेंस, उसका फ़ोकस, उसकी पर्सिस्टेंस। अच्छा सर, ये तो सर हो गई। दूसरी जो खबर सर, मैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा की बात पे आऊँगा, लेकिन जो आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर की है और मेरे दोस्त आदिल राजा बड़े खुश होंगे, इसलिए आपने उनकी तारीफ़ की है। सर आपकी ये ट्वीट है, बड़ी बड़ी लेटेस्ट मेरा ख़्याल है ट्वीट है, आपने इसमें लिखा है खतरनाक मछली। जी हाँ, टाइटल तो यही है। टाइटल ये है। आप अगर पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ें या मैं पढ़ लूँ? नहीं, नहीं, आप पढ़ें सर, मैं तो सर कई आपने दफ़ा लिखा है पढ़ चुका। दोस्त आदिल राजा कई दिन से कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर और नदीम अंजुम की कशमकश चल रही है और अब वो पूरे जोर शोर से सामने आ गई है। माशाल्लाह। मेरी फौज के अंदर दोस्त भी यही कह रहे हैं कि ये बात ठीक है। दो मिसालें आपने, दो मिसालें दी।
पहली मिसाल आप कह रहे हैं कि मौलाना फजल ने जनरल फैज का नाम लिया, मगर आसिम मुनीर वालों ने, उसकी ग्रोह ने फौरी तौर पर अपने एलची एजेंट जैसे गरीदा फारूकी को भिजवाया कि मौलाना से फैज की जगह नदीम अंजुम का नाम कहलवाएं। वो उन्होंने बोल दिया। दूसरा या आप कह रहे हैं जीएचक्यू में सख्त परेशानी है क्योंकि आसिम मुनीर ने कहा है जिस जिस कोर कमांडर, सर ये इतनी खतरनाक बात है ना जो ये बात है, आसिम मुनीर ने कहा है जिस जिस कोर कमांडर के तहत इलेक्शन के नतीजे फौज की मर्जी के मुताबिक नहीं आए उनको खुड्डे लाइन लगाया जा रहा है। ये तो अपनी मौत को दावत दे रहा है सर, मैं आपको फ्रैंकली बता दूं। ये बात अभी और आगे बढ़ेगी। आप कह रहे हैं ये मौत वाली मैंने बात की, ये बात अभी और आगे बढ़ेगी। उनको शक है कि नदीम अंजुम के लोगों ने मदद नहीं की, मतलब के इलेक्शन को जिताने की। जी आसिम जी मुनीर नवाज शरीफ के लिए पूरा जोर लगा रहे थे और नदीम अंजुम जरदारी के लिए। ये वो जो आदिल राजा बहुत अरसे से कह रहे जी जी हैं। बिल्कुल अब नवाज तो गए खड्डे में मगर जरदारी को भी उनके पास भेजने की तैयारी है। तैयारी हो रही है। सर आखिर में जो आपने बात की है ना, मैं उससे भी कांप गया। आसिम मुनीर ने बहुत गलतियां की हैं और फौजी कमांडर बिल्कुल खुश नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है सर। ये हमारी आज सुबह की भी खबर है, ये कल की भी खबर है, ये आपने भी खबर दी है। तो अब तो फौज में आम ये खबर फैल गई है कि बहुत सख्त गम और गुस्सा है लोगों में, खुश नहीं है। सीनियर कमांडर्स की भी बात करो, मगर मेरे दोस्त कहते हैं, आप कह रहे हैं, आपके दोस्त कहते हैं कि अपने बचाव के लिए वो हर चीज दाव पर लगा देगा। ये बहुत खतरनाक बात है सर कि वो जो है खाना जंगी भी करने के लिए तैयार है, वो अब पीछे नहीं हटेगा। एक मछली सारा तालाब गंदा कर सकती है। जी सर, ये क्यों लिखा आपने सर? सर मैं तो रोज आपकी और आदिल राजा साहब की बातचीत सुनता था। वो तकरीबन रोज ही ये बात करते थे कि इन दोनों में लड़ाई है, दोनों में लड़ाई है। लेकिन ये अब तकरीबन हर लेवल पे ये बात हो रही है कि जी वाकई ये दोनों में खटपट है और ये नहीं चल रहा है इनका मामला। और ये जो रिजल्ट्स आए हैं अब इसके, उसमें आसिम मुनीर साहब बिल्कुल भी खुश नहीं है कि जी ये रिजल्ट्स ऐसे क्यों आए। और कुछ हद तक वो कहते हैं ये आईएसआई वालों का भी कसूर है। अब अंदर की बातें देखिए, ये पावर गेम्स है। पावर गेम्स में हर आदमी अपनी एंगल से पावर गेम खेलता है। अब ये सुनते हैं कि जी जरदारी साहब को लाने के लिए ये नदीम अंजुम साहब लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे कि जरदारी साहब आ जाएं। और अब आदिल राजा साहब तो बार बार ये कहते हैं कि जी इन दोनों की गेम जो है वो ये है कि जी उनको अगला चीफ बनाया जाए या एक्सटेंशन दी जाए। मगर मैं तो कहता हूँ ये बहुत दूर की बात है। एक्सटेंशन तो अभी 2 साल, 1.5-2 साल बाकी है अभी तो जी उनका। जी। तो ये 1.5-2 साल तो इस तरह के हालात जारी नहीं रह सकते। ये तो कुछ ना कुछ बड़ी तब्दीली आएगी, उससे पहले बहुत जल्दी आएगी। तो ये तो एक्सटेंशन वाली बात तो खैर बहुत लंबी हो जाती है। मगर ये कोशिश इनकी पूरी ये है कि मैं जो कर रहा हूं वो करूं, और उनके जो बाकी कमांडर्स हैं, जो लोग हैं, जो उनके मातहत हैं, उनमें बड़ी परेशानी है कि जी ये अगर इन्होंने इस तरह के काम शुरू किए, जैसे अगर कमांडरों को हटा के इधर किसी को इधर फेंक, किसी को उधर फेंक, किसी को रिटायर कर, किसी को खड्डे लाइन, किसी को तारे गिनने पे लगा दो, किसी को दिन में तारे दिखा दो। पे लगा दो। सही कह रहे हैं बिल्कुल सर, ये खुटे लाइन यही होता है, तारे के लो। वो यही कहते थे हम लोग तो जब बात करते थे कि जी उनको रात को कहा कि बस दिन के तारे गिना करो, सुबह बताया करो कितने। तो वो ये काम अगर इन्होंने शुरू कर दिया तो ये तो फौज के अंदर बहुत ही गंद और गड़बड़ फैलाएगा। और इसका नतीजा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये तो स्पेकुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके नताइज बहुत ही खराब होंगे। ये अब बातें ये खुल के सामने आएंगी और मजीद सामने आएंगी। और दूसरी बात ये कि ये जो मौलाना फजल रहमान साहब वाला जो खेल हुआ है, तो पहले उन्होंने नाम ले दिया। मौलाना फजल रहमान इतने सीनियर, इतने घाघ, मैं तो उनको बचपन से जानता हूं, लेकिन अब वो बड़े बहुत मोतबर और बड़े घाघ और बड़े पीडीएम के प्रेसिडेंट फला हो गए। उनसे आप ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बगैर गलती से किसी जर्नल का नाम ले देंगे कि जी उन्होंने ये इतना बड़ा फैसला किया था हमारे खिलाफ? सर उन्होंने फैज का नाम लिया था। फैज का नाम उन्होंने खामखा ऐसे तो नहीं लिया था सर, जानबूझ के लिया था बिल्कुल। सर मैं इसलिए बता रहा हूं
जी, कि जी। मुझे भी फजलुर रहमान साहब की पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर ने 2019 में बताया था, मैं जब पाकिस्तान में था, कि फजलुर रहमान कसम खाता है कुरान मजीद पर और वो कहता है कि मेरे सामने बाजवा को बिठाओ और फैज़ हमीद को बिठाओ यस और सर। कुरान पे उनसे कसम दिलवाओ और मैं भी करने के तैयार हूँ कि इन दोनों ने मुझे कहा था कि धरना करो, लॉन्ग हुँ, मार्च करो इस्लामाबाद पे और हुकूमत गिराएँगे हम। तो यस। मैंने कहा अच्छा, पक्की बात है? कहता है सर आप पत्ती और वो बंदा मैं पता था वो झूठ नहीं बोलता। मैं बाजवा को जब मिला 17 दिसंबर को, मैंने बाजवा से एग्ज़ैक्टली ये सवाल किया। मैं कहा जनरल बाजवा मुझे फज़ल रहमान के एक बंदे ने कहा है कि आप वो कहता है कि बिठाएँ और इसी तरह कुरान रखें और ये वो। तो वो कहता है कि सामने रखे और मेरी आँखों में आँखें डाल के मैं जनरल बाजवा से कहता हूँ मुझे कहे कि उसने नहीं मुझे कहा था और फैज़ ने कि आप धरना करें। तो बिलीव यू मी सर, ये 10, 15, 20 सेकंड ये ऐसे इसको एक तारी हो गई जैसे कि ये बुत बन गया। बाजवा सकता एक्सपेक्ट सक नहीं कर रहा था कि मैं ये सकता सवाल हो पूछूँगा गया। और सकते में आ सत्ते में गए। मुझे देखता रहा और मैं भी देखता रहा, मैं भी चुप, ये भी चुप। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये कहेगा कि नहीं कैप्टन मेहदी ऐसी बात नहीं है, आपको गलत है, ये झूठ बोला है, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। बल्कि मैंने कहा अच्छा ये अभी बैक फुट पे है ना, मैंने कहा बाय द वे मुझे एक और बात भी बताई गई कि आपके ससुर जनरल एजाज अमजद और फैज हमीद मिल के दबा के पैसा बना रहे हैं और करप्शन है, इस बात में कोई सदाकत है? सर इस पे भी कोई जवाब नहीं, ये भी नहीं कहा कि नहीं ये झूठ है। तो सर मैं ये बात बता रहा हूँ, उसने बड़े सोच समझ कर देखिए, तो फैज़ हमीद का तो नाम पहले भी ले चुके हैं और अब दोबारा भी लिया। अब इनको वापस क्यों लेना पड़ा? असली बात तो ये है वापस कि वो आपने जो बताया। अब वापस इसलिए लेना पड़ा कि फौजियों ने आके उनसे कहा होगा कि ये तुमने गलत नाम ले दिया, आजकल ये नाम फिट नहीं होता, आजकल ये वाला नाम फिट होता है। ये नाम लो। तो अब वो मौलाना साहब बेचारे क्या करें? वो तो ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, ना ऊपर के रहे, ना नीचे के रहे। उनके लोग जो जो उनसे कहेगा वो करेंगे। उनको कुछ खैरात में जो भी मिल जाए, लेकिन अब वो करने को तो तैयार हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर दूसरे दिन आके तो जी मुझसे गलती हो गई, वो फैज साहब का नाम, वो गलती नहीं हुई मौलाना साहब, ये आपने जानबूझ के कहा था और आप खड़े रहे उस पे। मौलाना है आप, सच बोला करें। हम्म, और नहीं खड़े रह सकते तो फिर उसका नाम लेना। आप उसका नाम भी नहीं लिया। उसने कहा हाँ जी उनके बाद जो आए थे, या उनके पहले जो उनके बाद जो आए थे, नाम फिर भी नहीं लिया फिर डर भी के नहीं लिया। मारे। अच्छा सर, ये आपने ना एक बड़ी एक ज़बरदस्त बात की थी और एक दफ़ा नहीं आपने बहुत दफ़ा की, इंशाल्लाह मैं वो क्लिप निकाल के दिखाऊँगा। आपने कहा था कि जब इलेक्शन अनाउंस होता है, उसकी अपनी डायनामिक्स होती हैं और आपने कहा था कि हैदर साहब जब इलेक्शन हो जाएगा ना, तो उसकी एक अपनी डायनामिक्स होते हैं। ये मैं बिल्कुल, आपने जो कुछ डायनामिक्स अपने इसमें बिल्कुल, अब ये देखें सर, ये सुनामी है। बिल्कुल सुना। ये ये वाक़ई सुनामी है सिंध के अंदर जीडीए की। तो बिल्कुल। बताएँ सर कि ये सुनामी को ये कैसे अब ये वाक़ई पीपल्स पार्टी के कफ़न की निशानदेही है ये कि यहाँ इधर दफ़नाई जाएगी? बिकॉज़ एक बड़ी अजीब मैंने एक किसी तज़ियाकार की बात सुनी कि जी पीपल्स पार्टी का बहुत बेस है ऑन ग्राउंड, कोई बेस नहीं है सर। मैं सर बात ये है कि ये सुनामी तो अब इलेक्शन के बाद आपको नजर आ रही है। जी, जी। और इलेक्शन के रिजल्ट के साथ जो कुछ इन्होंने खिलवाड़ किया है, जो कुछ बेईमानी या रिगिंग या धांधली की है, उसकी वजह से ये आपको नज़र आ रही है। और इसमें मेरा ख़्याल है पीर पगाड़ा साहब के तो बहुत मुरीद भी होंगे और पार्टी सपोर्टर्स भी होंगे, बाकी पार्टियों के भी हैं, पीटीआई वालों के भी इसमें शामिल हैं होंगे। और ये सब अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस तरह के प्रोटेस्ट अभी आप देखेंगे कराची में भी होगा, लाहौर में भी होगा, इस्लामाबाद, पिंडी में भी होगा। ये 3-4 जब इस तरह के बड़े-बड़े सुनामी आएँगे तो फिर ये पता लगेगा कि जी ये सारा सिस्टम कहाँ खड़ा है। और जो हम 2-4 लोग और मेरा ख़्याल है बेशुमार लोग ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये केस उठाए। सुप्रीम कोर्ट ये फौरी तौर पे उठाए और उसको लेके सबको बुला के और इसका कोई फैसला कराए। ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ी इस पर कोई अथॉरिटी नहीं है। चाहे चीफ जस्टिस साहब हमारे जैसे भी हों, उन्होंने चाहे जो भी उनका रोल रहा हो, उन्होंने अपना बल्ले का निशान भी ले लिया और उनको खड्डे लाइन भी लगा दिया और मारा पीटा जो भी, वो सब हुँ, पहले था। हुँ। लेकिन अब जब उनके सारे कुछ करने के बावजूद अवाम ने इतना बड़ा मैंडेट और इतने करोड़ों लोगों ने जब वोट दे दिए, तो अब उनको हिम्मत आ जानी चाहिए, खड़ा हो जाना चाहिए।
कि भाई हाँ मैं सबको बुलाता हूँ, बड़ा बेंच बना लें आप, 9 10 11 15 जितने भी जज आपके पास हैं सबको बैठा लें और कहें कि जी ये कुछ हुआ है और ये सही है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, इसको हम सारा स्लेट को क्लीन करते हैं। और सर इसमें आप मैंने जी इसमें मैंने एक चीफ मैं वही जस्टिस साहब वही दिखाना चाहता हूँ जो आपने जी हाँ बिल्कुल वो भी दिखा दें, ठीक ठीक मैं है वो दिखाता हूँ। अच्छा सर, उस दिखाने से पहले मैं 2 बात का आपकी बात की तायद से आगे बढ़ाता हूँ। एक जो आपने कहा ना कि ये जो फ़ौज के अंदर हम स्पेकुलेशन नहीं कर सकते। स्पेकुलेशन नहीं सर, मैं तारीख से बता सकता हूँ। तारीख जी ने हमें 2 तरीके बताए जब आदमी जो है आर्मी चीफ जो है अनपॉपुलर हो जाता है और वो ऐसे हालात पैदा करता है जिससे बाकी जर्नैल समझते हैं कि उनको खतरा है। तो 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं, या तो उससे कहते हैं तुम घर जाओ, हाँ, जिस तरह याह्या ने अय्यूब के साथ किया। मुशर्रफ के साथ जो हुआ बिल्कुल कि मुशर्रफ के साथ क्यानी साहब ने किया, या जो ज़िया साहब के हुआ कि जहाज़ फट गया। 2 जी तरीके सर हमने तारीख में ना, तीसरा तरीका कोई नहीं देखा। तो जब खुद जर्नैल फैसला करता है ना कि मेरा जो चीफ है ना ये मरवाएगा मुझे, तो वो या उसको ज़बरदस्ती घर भेजता है या उसका जहाज़ फाड़ देता है। मैं ये बता रहा हूँ कि इस वक़्त फ़ौज मुशर्रफ वाली फ़ौज भी नहीं है सर, ये क्यानी वाली फ़ौज भी नहीं है, ये बाजवे वाली फ़ौज भी नहीं है। ये एक अजीब फ़ौज बन चुकी है। इंडिपेंडेंट फौज है, ये आसिम मुनीर की फौज भी नहीं है सर, ये उसके साथ भी कोई ये सर, बिल्कुल ये जो फ़ौज है, ये अब जो है कुछ किराए के गुरीले हैं, कुछ मुहिब वतन है। जी ये हाँ। खाना जंगी की तरफ हम जा रहे हैं। इस आदमी को जितनी जल्दी इसको ठिकाने लगाया जाए, ठिकाने का ये नहीं मतलब है कि खुद मारा जाए। खुद हट जाए सर, इतने खुद बड़े डिबैकल के बाद, इतने बड़े उसके बाद, जैसे कि 1971 में हुआ था, इतना हुँ, बड़ा डिबैकल हुआ था, तो क्या हुआ था? हुँ। अ, बिल जनरल याह्या साहब को उन्होंने कहा जी बस अब आप जाएं, आपकी फारिग हो गए, और भुट्टो साहब खुद आ गए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक न एक तो कुर्बानी आपको एक जिम्मेदारी देनी पड़ती है और लेनी पड़ती है। और सर दूसरी बात जो आपने कही ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर्म 45 के जी जल्दी कर, बिल्कुल सर इनका केस इतना सॉलिड है, क्या क्यों सॉलिड है कि फॉर्म 45 सिर्फ पीटीआई वाले नहीं है, फॉर्म सबके पास 45 बाकी पार्टियों के भी हैं। सबके पास तो बिल्कुल जो बाकी जो 6-7 पार्टियां वो भी अपने फॉर्म 45 लाई है कि जी हमारे पास जो है ना सबके एक जैसे हैं, और एक 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 पार्टी वाला कह रही है कि मेरे फॉर्म सर 45 इसमें तो सर इसमें तो कोई अब 1% भी शक नहीं है कि धांधली नहीं, धांधला हुआ है, और हुआ, सब कह रहे हैं हुआ है। 2-2 3-3 4-4 फॉर्म एक ही तरह के उन्होंने इश्यू कर दिए कि जाके अब सबूत साबित करो कि कौन सा जेन्युइन है, और ये क्या बातें कर रहे हैं भाई, पागल हो गए। अच्छा सर, ये एक जो क्लैरिफिकेशन इमरान साहब के करीबी ज़राए से आई है, वो ये कह रहे हैं कि जी मेरा किसी किस्म का ताल्लुक नहीं था असद कैसर का फजल रहमान से मिलने का और ये करने का, ये उसकी ज़ाती कोशिश थी। तो एक इमरान ने अपने आप को डिस्टेंस कर दिया। बहुत क्रिटिसिज्म आया था कि आप इस कैसे मिल के साथ कैसे जाके, मतलब जिस आदमी ने इतना पाकिस्तान के साथ तबाही गया? आदि गलाजत की है, उससे फ़ायदा आपको क्या होगा? भई उसके पास तो 1-2 सीटें भी नहीं है, वो क्या सही आपको क्या दे सकता है? उसने बुलवाया खुद, बाय द वे सर 3 दफ़ा उसने रिक्वेस्ट की असद कैसर जी से। जी हाँ असद ठीक है। कैसर उसका बहुत वैसे करीबी दोस्त। एक बात मैं बता दूं, सुबह सरहद में और पठानों की ये रिवायत है कि वहां पे चाहे जितने दुश्मनी हो, अगर एक दूसरे को वो बुलाते हैं, बैठते हैं, तो वो जाके बात करते हैं, बैठ जाते हैं, उसमें बट वो सर उनको ये दुश्मनी। समझना हाँ चाहिए था हाँ, असद कैसर साहब को ये कि उन्होंने ये अकेले नहीं जाना चाहिए था, गलत किया था उन्होंने। हाँ, मुझे बिल्कुल। इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी तौर पर, हाँ तस्वीरें बिल्कुल। हैं, एक दूसरे को जफियां ले रहे हैं, पपियां ले रहे हैं, बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं सर, ऐसे नहीं नहीं। हो फिर सकता, सही है। उन्होंने अगर अपनी अगर पॉलिसी नहीं है तो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं है सही ना, बात। और उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया सर मुस्लिम लीग और फौज के साथ। अच्छा ये है सर ये आप जो फरमा रहे हैं, ये जी हम जी आपका सुनते हैं, आपने क्या कहा। माशाल्लाह सर, वैसे सूट बड़ा जबरदस्त है, और कमीज भी। ये मेरी टिकटॉक की वीडियो है, और मैं दोबारा हमारी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप एक वाहिद इदारा और एक वाहिद शख्स हैं जो इस पाकिस्तान के मनहूस मसले को ठीक कर सकते हैं। अभी हमारे चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि फौज के पुराने मुर्दे उखाड़ना बंद कर दें, वो बाद में चाहे उनको करना चाहें तो करते रहें, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है, अभी आज के मसलों को हल करने का वक्त है। वो फौरन इस सूरत हाल को अपने हाथ में लें, एक फुल बेंच बनाएं और बगैर किसी के दबाव के सही रास्ते पे मुल्क को डालें।
अब फौज से डरने की या दबने की या उनके ऑर्डर लेने की या उनके पीछे आईएसआई वालों के उनके कॉलों की, इसकी कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि अब पूरे पाकिस्तान के लोग और करोड़ों वोटर आपके पीछे खड़े हुए हैं और आप आगे आके हिम्मत करें। ये जो 2-4 पागल बैठे हुए हैं अपनी अना की लड़ाई लड़ रहे हैं और पाकिस्तान को उन्होंने मुसीबत में डाला हुआ है और ये सारा मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार बैठे, इसको आप उनको रोके और पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा रहेगा। आप हिम्मत करें। और आपने सुना होगा कि जो डर गया वो मर गया। इस वक्त आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने ये नहीं किया तो आप भी फिर तारीख के उस गंदे कूड़ेदान में जाएंगे जिसका कोई पूछने वाला नहीं था, जिसको कोई अगर याद भी करता है तो गालियां देकर याद करता है। आप जरा जल्दी से सोचें और फौरन कुछ करें। ये सारे तमाम दोस्तों से मैंने बात की है, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बड़े आपके हमदर्द हैं, वो सब ये कहते हैं कि आपको ये एक्शन फौरी तौर पे लेना चाहिए। शुक्रिया। जी सर, माशाल्लाह माशा। सर बताइएगा क्या वजह थी, सर क्यों किया आपने? ये सर इसलिए कि वाकई ये बात सही है कि मुझे कई लोग आए, मैं नाम भी ले सकता हूँ, हमारे बहुत अजीज सीनियर भी हैं, हारून रशीद साहब पाकिस्तान में है, हमारे एक दो और दोस्त हैं लंदन में भी हैं, वो सब कह रहे थे कि जी बिल्कुल ये बात, चाहे चीफ जस्टिस का रोल कैसा ही रहा हो, पुराना उन्होंने क्या कुछ किया हो, लेकिन इस वक्त अगर कोई इदारा इस मसले को हाथ में लेके ठीक कर सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। और सारे जजों को बिठा लें ताकि एक चीफ जस्टिस में नाम ना आए, उनका कोई एक रोल होगा जो भी होगा, लेकिन बाकी सब जब बैठेंगे तो पूरी अथॉरिटी उनके पास होगी, पूरा मॉरल अथॉरिटी, पॉलिटिकल, लीगल अथॉरिटी होगी और वो ये ठीक कर सकते हैं। और फौज उनकी एक ऑर्डर को भी डिसोबे नहीं कर सकती। जो भी वो ऑर्डर देंगे वो फौज उनको मानना पड़ेगा और अवाम इंश्योर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना जाए। सर आपकी जो जी 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 प्लीज, सॉरी, आप कंक्लूड तो करें। मैंने इसलिए ये दोबारा कहा है और भी मेरे ख्याल है बहुत से लोग इस बात करेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, यही टाइम है और यही अगर इनका रोल है। पूरे पाकिस्तान का इतना बड़ा एक मसला है, अगर इसको आपने सो मोटो नहीं लिया तो आपका सो मोटो किस काम का? आपने शराब की बोतलों में सो मोटो लेना है या बस खाली क्या करना है? ये तो आप अपने आप को बिल्कुल जीरो पे ले जाएंगे। ठीक, इसलिए हमने सर इसको अब आखिरी में बस फिर इसको रैप अप करते हैं आज की महफिल को। ये जो आपने बात की है ना सर, चीफ जस्टिस की बहुत जबरदस्त बात की अदलिया। क्यों आपके पास, पाकिस्तान के पास तीन हमें ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। एक ऑप्शन नजर आ रहा है कानून और आइन का, जो आपने कहा कि आप बचा सकते हैं पाकिस्तान को। दूसरा हमारे पास ऑप्शन नजर आ रहा है कि अगर नहीं हुआ तो हो सकता है खाना जंगी, अफरा तफरी और बिल्कुल, वो तो फिर एनआरकी। तीसरा है कि उसको अपना दबदबा, अपना कंट्रोल करने के लिए इंतहा से ज्यादा वायलेंस, इंतहा से ज्यादा फैसिज्म, मार्शल लॉ लगा लें सर, मार्शल लॉ लगा लें और मार्शल क्या लॉ कर लगा लें और बहुत ज्यादा नहीं चले, तशद्दुद। बिल्कुल नहीं मतलब ये चलेगा। तीन तीन रास्ते हैं, एक तशद्दुद है, एक दो सर, जंगी का दो है। दो तशद्दुद के रास्ते हैं और एक ही रास्ता है लीगल तरीके से कि जी जहां पर ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। दो बिल्कुल तक बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये लेकिन अगर इनको समझ नहीं आती और ये भी समझते हैं कि जी नहीं कुछ नहीं हुआ और ये बस इसी तरह है और ठीक ठाक हो जाएगा, तो ये पता नहीं कौन सी जन्नत में रह रहे हैं, अकलमंदों की है या बेवकूफों की है या जिसकी है। बहरहाल इन उस जन्नत से निकल आना चाहिए। जरा जमीन पे आके देख ले क्या हो रहा है। सर काजी फायज ईसा के मुतालिक मैं बड़ी एक अजीब सी बात करने वाला हूँ। मैं रोज आदिल और हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान कौम को क्या करना चाहिए, तो हमारे पास सर, मेरे पास सैकड़ों पैगाम आते हैं, हजारों में नहीं, सैकड़ों। और एक और उनका जो समरी है ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ, समरी ये है कि सर हम इनको छोड़ेंगे नहीं। नहीं? और सर जरा सुनिए सर, वो कह रहे हैं शायद हम छावनियों में ना पहुंच सकें, शायद हम फौजी जीएचक्यू को ना पकड़ सके, लेकिन हम मेहदी साहब आपको ये बता दें कि हम काजी फायज ईसा तक पहुंचेंगे, हम आमिर फारूक तक पहुंचेंगे, हम सिकंदर सुल्तान राजा तक पहुंचेंगे, जी जी हम जी। हुमायूं दिलावर तक पहुंचेंगे, हम बशीर तक पहुंचेंगे, अबुल असनाद जुल्करनैन। उन्होंने मुझे उनके पते और पता नहीं क्या क्या चीजें दी, मैं वो ऑब्वियसली लोगों नहीं को तो बयान कर नजर आ रहे हैं सर, छुप के कहाँ जाएंगे? ये तो सब सर। नजर आ रहा सर है। वो कह रहे हैं कि मतलब लोग अब इस किस्म की बातें करने लगे हैं जो कि बिल्कुल कानून से बाहर है।
मैं आपको, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी, 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 और बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि हम फिर मसला अगर जो आपने आज बात की ना, अगर फ़ाइज़ ईसा ने नहीं किया और इनके जजों ने नहीं किया और इन्होंने पाकिस्तान को इस तशद्दुद और खाना जंगी से नहीं बताया, तो सबसे पहले तो ये मारे जाएँगे, ये सॉफ्ट टारगेट बिल्कुल, है। बिल्कुल इनके सही। बाद 2-2 4-4 6-6 पुलिस वाले हैं, पूरी-पूरी वो तो जो हज़ारों की और सर सैकड़ों की जो उस तरफ ना ही जाए तो अच्छा है, वरना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी सर। ब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लेकिन जी। सर आप लोगों को अगर दीवार पे लगाएँगे, हाँ, ये तो फिर यही तो होगा सही फिर बात। आप क्या तवक्को करते हैं कि वो आपको मिठाई देंगे, लड्डू ला बिल्कुल के जी, देंगे? सही होगा। अच्छा सर, चलिए बहुत सर, शुक्रिया, बड़ी थैंक यू मेहरबानी। आपको थैंक यू अल्लाह वेरी मच सुब्हान जी, तआला बहुत आपको शुक्रिया हिफ्ज़-ओ-अमान आपका। में रखे। खुदा अस्सलाम हाफ़िज़ सर। वालेकुम सर, खुदा हाफ़िज़। नाज़रीन, आपने शाहीन शहबाज़ साहब को सुना, बहुत क्लैरिटी से, इतनी क्लैरिटी से इन्होंने बात की, थोड़े से लफ्ज़ों में इन्होंने बता दिया पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने ख़तरनाक खबर बताई है, वो ये है कि आदिल राजा जो कहता है कि आपस में अ अ, इसकी नदीम अंजुम की और इनकी बहुत सख्त झगड़ा है। और आसिम मुनीर ने तो थ्रेटन किया कि मैं उन कोर कमांडर्स को निकाल दूँगा, जिन कोर कमांडर्स के इलाकों में इलेक्शन के रिज़ल्ट वो नहीं आए जो ये चाहता था। तो अब तो ये बिल्कुल आप बैल मुझे मार वाली बात कर रहे हैं। मैंने आपको जिस तरह कहा है कि फ़ौजी जर्नैल जब अनपॉपुलर हो जाता है आर्मी चीफ़, तो 2 रास्ते होते हैं, या उसको कहते हैं घर जाओ, अगर वो घर नहीं जाता तो उसका झाड़ फाड़ देते हैं, देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, पाकिस्तान की हक़ीक़ी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो है, और जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये इलेक्शन रैली है, विक्ट्री रैली है, इसको भी हमें खुशामदीद कहना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा था, जितना मुझे यकीन है अपनी मौत का, उतने मुझे पाकिस्तान की एक अच्छी फ्यूचर का यकीन है। इंशाअल्लाह नज़र आना शुरू के किरणें आ गई हैं, बादल फट चुके हैं, सूरज जो है उसमें से उनकी शुआएँ किरणें आ चुकी हैं, और इंशाअल्लाह ताला जो मुसीबतों में हैं, क़ैद में, उनके भी ये आसान होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला वहाँ भी करम करेंगे। इमरान खान, उनकी अहलिया और हमारी जो ख़वातीन हैं, जो अभी तक क़ैद में हैं, उनके साथ भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, उनकी मुश्किलें आसान करे, और जो बेचारे शहीद हो गए और जो बेचारे कहीं आगे जाके इंशाअल्लाह, जो अल्लाह इंशाअल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आगे जाके जो एक जिहाद नज़र आ रहा है, उसमें जो शहीद होंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी अपने दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।